राम जी की मर्जी से मेरा ट्रांसफ़र बेलूर मठ से यहाँ राजकोट हुआ और नया मैगज़ीन शुरू करने के लिए श्री रामकृष्ण जोत गुजराती मंथली रामकृष्ण आश्रम राजकोट से प्रारंभ किया गया। राम जी की मर्जी से अप्रैल 89। अब उसके बाद फिर स्वामी मुमुक्षानंद जी महाराज ने कहा कि भाई ये प्रवचन वगैरह तो मैं हिंदी गुजराती कुछ नहीं जानता, तो लिमड़ी में उन लोग की इच्छा है महीने में एक बार सत्संग हो, तो वहाँ जाने के लिए मुझे कहा। तो मैं गया। तो लिमड़ी में जब गया प्रवचन देने के लिए, तो ये एक पूरी परंपरा ही थी कि छबिल भाई शाह, उस समय तो रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर नहीं था, तो छबिल भाई शाह तो उस समय नहीं थे, उनके पुत्र थे निरंजन भाई शाह। उनका भी राम जी की मर्जी से कितना परिवर्तन होता है और कैसे वो रामकृष्ण के भक्त बन जाते हैं, ये भी सब कहानी हमने बताई। तो निरंजन भाई शाह ने वह प्रवचन आयोजित किया। प्रवचन के बाद फिर उनके घर में ही भोजन प्रसाद की यह व्यवस्था थी, और उसके बाद में निरंजन भाई मुझे कहा कि मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। फिर उन्होंने यह जो पूरी स्टोरी मैंने सुनाई, यह पूरी स्टोरी निरंजन भाई ने खुद अपने मुंह से कही, और बाद में मैंने उसको पूरा लिख लिया। यही है कि मैं नहीं जानता था कि ये मेरी निरंजन भाई के साथ लास्ट मीटिंग है। निरंजन भाई ने मुझे ये कहा कि मैं बहुत समय से यह सब अपने मन में रखा था कि किसको मैं पूरी स्टोरी बताऊं, जो घटनाएं हुई अद्भुत, ये मैं शेयर करना चाहता था। आपको शेयर करने के बाद अभी मेरा मन शांत हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको अवश्य आना है। मैं रह सकूँगा कि नहीं, पर आपको आना है। अब ये वाक्य उन्होंने क्यों जोड़ा मुझे बताना पड़ा, क्योंकि सचमुच में 10-15 दिन के बाद निरंजन भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो ये राम जी की मर्जी से ही उस समय लिमड़ी में अचानक जाना हुआ, वो प्रवचन के लिए जाना हुआ, और वो पूरी स्टोरी निरंजन भाई के साथ चली जाती यदि उस समय मैं नहीं जाता और पूरा 2 घंटा भोजन के बाद बैठ करके उनकी स्टोरी नहीं सुनता, उसी समय लिख लेता। यदि वो नहीं होता तो नहीं होता। तो ये राम जी की मर्जी से सारी स्टोरी लिमड़ी का पूरा इतिहास, ये हमें वैसे सबको ये सब चीज़ें मालूम थी, पर वो इतनी ऑथेंटिक रूप से नहीं मालूम था। ये तो निरंजन भाई और छबिल भाई के पुत्र थे, तो ये मानो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ डायरेक्टली उनके मुंह से ही ये सब बातें सुनी। ये उसकी ऑथेंटिसिटी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और दूसरा, इधर उधर की कुछ कुछ बातें थी, यहाँ पर हमको धारावाहिक रूप से पूरी की पूरी व्यवस्थित रूप से हमको पूरी स्टोरी मिल गई। और बाद में फिर राजमाता के पास में मैंने देखा कि अभी इसमें गलती नहीं करना चाहिए, तुरंत उसके बाद राजमाता के पास से जा कर के वो रिकॉर्ड करा लिया ऑडियो कैसेट में, जो पूरी स्टोरी उन्होंने भी बताई है। और वो ऑडियो कैसेट हमारे पास है, पर गुजराती में है उनका पूरा इंटरव्यू। तो जो भी हो, तो ये राम जी की मर्जी से पूरा इतिहास हमको पता पड़ा, क्योंकि राम जी की मर्जी से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, राम जी की मर्जी से मुझे भेजा गया लिमड़ी में प्रवचन के लिए। राम जी की मर्जी से निरंजन भाई मरने के पहले मुझे कह के गए, इसलिए राम जी की मर्जी से पता पड़ा। अब राम जी की मर्जी से एक बार एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड नाणावटी साहब, ये जूनागढ़ से आए, मुमुक्षानंद जी महाराज से मिले। उनको एक पत्र उनको हाथ में दिया कि वहाँ जूनागढ़ में एक मकान है जहाँ स्वामी विवेकानंद रहे थे, उसका प्रमाण लेकर के आए। तो मुमुक्षानंद जी महाराज तो गुजराती पत्र था, इसलिए मुझे बताया कि भाई ये तुम ये सब देखो, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस करो। ये मैं तो गुजराती जानता नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। तो इस प्रकार से फिर मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुआ नाणावटी साहब के पास। तो जूनागढ़ में स्वामी जी कहाँ रहे थे, सब खोजबीन आरंभ हुई। मुझे भी एक उत्सुकता हुई कि भाई स्वामी विवेकानंद इतना अधिक समय क्यों गुजरात में रहे। वहाँ से यह स्वामी विवेकानंद गुजरात, ये मेरा जो रिसर्च मतलब ये नहीं कि पीएचडी करने के लिए, मतलब ये नई चीज़ें, वहाँ की पूरी चीज़ें जानने के लिए, फाइंडिंग्स ऑल दी फैक्ट्स, ये उस समय से शुरू हुआ, 1989 से शुरू हुआ। वो आज तक जारी है, अभी भी जारी है, क्योंकि ये उस समय का इतिहास जानना बहुत कठिन है। फिर भी कुछ कुछ जो मिला है उसको हम लोग शेयर करेंगे। तो अब
ये स्वामी विवेकानंद लिमड़ी से वहाँ से गए भावनगर। अब मैंने जैसे कहा, या तो पैदल जाते थे, और यदि कोई टिकट दिलवा दे तो फर्स्ट क्लास की टिकट दिलवा दे तो ट्रेन में जाते थे, क्योंकि उनको पेट की बीमारी थी, इसलिए वो बिना लेटरिन के वो कोई ट्रेन में नहीं जाते थे। उस समय के ज़माने में केवल फर्स्ट क्लास में ही टॉयलेट होता था। तो वो टिकट तो हम ये बहुत संभव है कि लिमड़ी के महाराजा उनके जब दीक्षित शिष्य बन गए थे तो उन्होंने टिकट करवा दी हो फर्स्ट क्लास की। पर अब ये संभव, ये पता नहीं लगता क्यों वो डायरेक्टली जूनागढ़ जा सकते थे। वैसे लिमड़ी के महाराजा ने कहा था, अब आप सावधान रहिए, इधर उधर मत ठहरिए। मैं सभी राजा महाराजा जितने लोग मुझे जानते हैं पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र था उस समय, काठियावाड़, उनके सब राजा महाराजों को मैं जानता हूँ, उनके दीवानों को जानता हूँ, उनके ऊपर मैं पत्र लिख देता हूँ। तो इन्होंने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लिख दिया था। तो ये महाराजा भावनगर के नाम से पत्र लेकर के स्वामी विवेकानंद ट्रेन में, मोस्ट प्रॉबली ट्रेन में आए भावनगर। तो वहाँ से करीब करीब 120 किलोमीटर होता है। अब ये क्यों आए पता नहीं, क्योंकि भावनगर जाने की तो कोई बात ही नहीं थी। वो शायद डायरेक्ट जूनागढ़ जा सकते थे, जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहार देसाई पर उन्होंने पत्र लिखा था। और फिर जूनागढ़ से, जूनागढ़ उस समय सेंट्रल पॉइंट था काठियावाड़ का, जो कुछ, और जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने कई ट्रेन प्रारंभ की थी। जूनागढ़ के दीवान थे हरिदास विहार देसाई, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, उन्होंने कई ट्रेन शुरू कर दी थी उस समय, कई लाइन शुरू कर दी थी। इसलिए जूनागढ़ के साथ पूरा काठियावाड़ का कनेक्शन था। और इसीलिए हम देखते हैं स्वामी जी जूनागढ़ बहुत बार गए। तो यदि डायरेक्टली उनके पास ट्रेन थी, क्योंकि जेतलसर जंक्शन उस समय मेन जंक्शन था, जेतलसर जंक्शन में ट्रेन चेंज करना ही पड़ता था, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी ट्रेन हुआ करती थी, अपनी अपनी रेल की पटरी हुआ करती थी। ट्रेन की लाइन भी, नॉट ओनली ट्रेन की लाइन भी अलग अलग महाराजा की होती थी, इसलिए वो ट्रेन बदलना ही पड़ता था। जेतलसर स्टेशन में से फिर यदि आपको पोरबंदर जाना है, जूनागढ़ जाना है, तो जूनागढ़ की नवाब की ट्रेन में जाना पड़ेगा, उस तरफ जाना है तो दूसरी ट्रेन जाना पड़ेगा। ऐसा अलग अलग ट्रेन थी, अलग अलग लाइन थी। तो यहाँ से वो भावनगर का ट्रेन उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि जूनागढ़ जाते वहाँ से फिर द्वारका, यदि मान लो द्वारका ही जाना था तो वहीं से द्वारका चले जाते जो। तो भावनगर क्यों गए ये हमको पता नहीं, अंदाज लगा सकते हैं कि भावनगर में उस समय स्वामी सच्चिदानंद थे। ये स्वामी सच्चिदानंद मतलब वहाँ के जो दीवान थे गगा ओझा, गगा ओझा नाम के जो दीवान थे वो इतने सुप्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो महाराजा तख्त सिंह जी जब जूनियर थे, जब माइनर थे, तब पूरा शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गगा ओझा दीवान जी के द्वारा ही चलाया। और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, बहुत ही, गगा ओझा इतने हाईली एजुकेटेड थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के का भी ऊपर भी उनका बहुत इम्प्रेशन था। इधर बहुत भक्त, बहुत प्रजावत्सल थे। जैसे महाराजा तो तख्त सिंह जी उस समय माइनर थे, इसलिए उन्हीं को सब देखना पड़ता था, तो वो भी प्रजावत्सल थे। बहुत सारे कार्य किए उन्होंने, ये गगा ओझा ने। और फिर तो ये गगा ओझा ने, उनका ओरिजिनल नाम था गौरी शंकर उदय शंकर ओझा। ये 1857 से 1879 तक ये रहे भावनगर के दीवान। 21 अगस्त 1805 को उनका जन्म हुआ, और 1891 में दिसंबर महीने में उनका देहांत हो गया 86 वर्ष की उम्र में। और E.H. पेरिसिबल बॉम्बे सिविल सर्विस के जो थे, उनके साथ मिलकर के बहुत सारे ने रिफॉर्म किए जब वो दीवान थे, क्योंकि वो उनके हाथ में सब था, राजा तो माइनर थे। और एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू में, कलेक्टरी में, जुडिशरी में, पोस्ट टेलीग्राफ में, विभिन्न एरियाज़ में उन्होंने यह कार्य किए, कल्याण के कार्य किए।
ये इतना अधिक किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 1877 में CSI की पदवी दी और उसके बाद 1879 में 1879 में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रिटायरमेंट ले लिया, खुद VRS ले लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक थे, तो उन्होंने अब शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया, वेदांत का दर्शन का अध्ययन शुरू किया। और वहाँ 1884 में उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी, स्वरूपानुसंधान, संस्कृत में लिखी। आप समझ जाइए, एक दीवान होते हुए ये राजर्षि किस प्रकार से हुआ करते थे। दीवान होकर के उन्होंने इतना अधिक कल्याण का काम किया, कितने व्यस्त रहते थे, फिर भी बाद में 1879 में जैसे वो रिटायर हुए, अब इतने महान विद्वान थे कि संस्कृत में उन्होंने पुस्तक लिखी, स्वरूपानुसंधान, संस्कृत में पुस्तक लिखी। और वो इतनी फेमस हुई कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इसकी प्रशंसा की, स्वरूपानुसंधान बाय स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। और ये 1887 में 1887 में उन्होंने संन्यास लिया, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नाम से वे प्रख्यात हुए। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था वजेश्वर गौरीशंकर ओझा। ये वजेश्वर ओझा ये बाद में नायब दीवान बने भावनगर के। ये इसलिए हमारे लिए महत्व का है कि उन्होंने, ये वजेश्वर ओझा ने पत्र लिखा खेतड़ी के महाराजा को। खेतड़ी के महाराजा ने शायद उनको लिखा होगा कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और स्वामी विवेकानंद भी आने वाले हैं, तो आप भी इसमें आइए। तब उन्होंने लिखा, उनके पुत्र ने लिखा, वजेश्वर ओझा ने 31 मार्च 1893 ये पत्र है। इसमें लिखते हैं कि आपने मेरे पिताजी को इस प्रकार से सम्मानपूर्वक बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है, परंतु वे तो आ नहीं सकते, परंतु मैं आपके पुत्र के मंगल कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि 1891 में तो ये स्वामी सच्चिदानंद की उनका देहांत हो चुका था, दिसंबर 1891 में। उसका प्रमाण हमारे पास है भावनगर में, जहाँ पर उनको समाधि दी गई, वहाँ पर वो मार्बल प्लेक है, वो प्लेक का फोटो हमारे पास है। तो दिसंबर 1891 में ही डाइड, दैट इज़ वेरी श्योर। उसके ऊपर जो रिसर्च किया है डॉक्टर कराट ने, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ही डाइड इन 1891। इतना ही नहीं, मुझे एक बहुत बड़ी किताब दी, भेंट प्रेजेंट दी, जिसमें कि गगा ओझा का बहुत बड़ा जीवन चरित्र है, जिसमें कई बड़े बड़े विद्वानों ने जो कंडोलेंस लेटर भेजे उनके पुत्र को, गगा ओझा के बारे में, स्वामी सच्चिदानंद के बारे में, ये पत्र भी उसमें है। ये सभी की डेट 1891 की है। अब पता नहीं किसी ने वो इंटरनेट में 1892 दिया होगा, तो किसी रिसर्चर ने ऐसा किया कि 1892 दिसंबर में उनकी मृत्यु हुई, ऐसा लिख दिया, और उसके बेसिस पर बहुत सारी और भी भ्रामक धारणाएं फैला दी। पर ये 1891 दिसंबर में वो गुजर गए, ये बात पक्की है। तो अब ये हो सकता है कि खेतड़ी के महाराजा ने जब उनको ये पत्र लिखा था और इतनी श्रद्धापूर्वक लिखा था, तो बहुत संभव है कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी, वो भी वेदांत दर्शन में बहुत दिलचस्पी रखते थे। हो सकता है कि ये स्वामी सच्चिदानंद का उनको पुस्तक उन्होंने पढ़ा हो, स्वरूपानुसंधान, और उस संदर्भ में उनके साथ पत्राचार होता हो। और ये वजेश्वर जो ओझा, जिन्होंने बाद में हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जो और सन्यासी गए भावनगर में, उनके तीर्थ दर्शन की व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, इतने अधिक वो भक्त बन गए थे कि बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी तुरायानंद और स्वामी शारदानंद जी को काठियावाड़ में भेजा कलेक्शन के लिए, कलकत्ता से। उनको मालूम था काठियावाड़ में इतना उनको सम्मान मिला और इतना प्रेम मिला और इतना उनको अच्छा फीडबैक मिला, एंड ये भाव बिना यह उनका सत्कार हुआ। उन्होंने सोचा और कि यहीं से फंड मिल सकता है, तो उन्होंने स्वामी
तुरानंद स्वामी शारदानंद जी को फंड कलेक्शन के लिए यहाँ भेजा। 22 फरवरी से 18 अप्रैल तक 1899 में ये दोनों यहाँ काठियावाड़ में रहे। प्रवचन भी कुछ किया, कुछ हिंदी में, और कुछ कलेक्शन भी किया। पर अचानक उनको टेलीग्राम आया, स्वामी विवेकानंद टेलीग्राम दिया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए अचानक 18 अप्रैल 1899 को, उस समय ये लोग भावनगर में थे, तो अब कड़ी मिल गई। जब ये भावनगर में स्वामी विवेकानंद, स्वामी शारदानंद जी और स्वामी तुरानंद को फंड कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं, इसका मतलब वो गगा ओझा के जो लड़के, जो उस समय के नायब दीवान थे, वजेश्वर ओझा, जिनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस डायरेक्ट डिसाइपल का हुआ है, इसका मतलब वजेश्वर ओझा के साथ स्वामी विवेकानंद, भले उनके साथ नहीं हो पर उनके पिताजी के साथ उनकी मुलाकात हुई होगी, नहीं तो क्यों इस प्रकार से वजेश्वर ओझा पत्र लिखेंगे स्वामी शारदानंद जी को, और स्वामी शारदानंद जी और तुरानंद जी को क्यों स्वामी विवेकानंद वहाँ पर फंड कलेक्शन के लिए भावनगर भेजेंगे। तो भावनगर में स्वामी विवेकानंद गए, तब भले उनका शॉर्ट स्टे रहा हो, उनको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला होगा, तभी तो उन्होंने काठियावाड़ में जब भेजा तो भावनगर में, वहाँ पर उस समय ये लोग बहुत दिनों तक रहे ये दोनों, और फंड कलेक्शन किया। कितना किया हमको मालूम नहीं है। तो ये भावनगर का स्वामी विवेकानंद का संबंध है। हालांकि लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल में केवल एक वाक्य मिलता है, ऑन हिज वे टू जूनागढ़ स्वामी विवेकानंद विजिटेड भावनगर एंड सीहोर, इतना ही, एक ही वाक्य। चाहे एस.एन. धर की किताब इतनी मोटी मोटी 2 वॉल्यूम, उसमें भी इतना ही, एक ही वाक्य लिखा है। हमारे मन में ये हुआ कि जूनागढ़ डायरेक्ट जाने के बदले वो भावनगर क्यों गए। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि ये गगा ओझा उस समय फेमस थे, वेदांत दर्शन, खेतड़ी महाराजा ने भी बताया होगा कि मैं भी इनकी किताब पढ़ता हूँ, स्वरूपानुसंधान, हो सकता है। तो उनको ये शायद ये मन में हुआ होगा कि उस समय तो 1891 में सितंबर महीने में आए थे स्वामी विवेकानंद, हमारे अनुसार 30 सितंबर, 30 सितंबर, और उसके बाद ही दिसंबर में तो ये उनका देहांत हो गया। उस समय बहुत बीमार थे। हो सकता है उनको ये पता लगा हो कि गगा ओझा बहुत बीमार है भावनगर में, उनको देखने के लिए गए होंगे या ऐसे मिलने के लिए गए होंगे। इस प्रकार से इतने महान विद्वान गगा ओझा इतने फेमस थे, पूरे इंडिया में इतने फेमस हो गए थे, और ये भावनगर का नाम ही पड़ा था गगानु भावनगर। भावनगर को क्या कहा जाता था? गगानु भावनगर, माने गगा का भावनगर। गगा ओझा पूरा नहीं बोल करके गगा का भावनगर, गगानु भावनगर, माने गगा ओझा इतने फेमस थे। तो इसलिए हो सकता है स्वामी विवेकानंद उनका नाम उस समय सुना हो, और वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हो गए वो भी उनको मालूम हो, और क्योंकि खेतड़ी के महाराजा के साथ उनका पत्राचार होता था, इसलिए हो सकता है खेतड़ी महाराजा ने उनको बताया हो कि भाई अब उस तरफ जाएंगे तो ये इनको जरूर से मिलना, उनके ये भी बहुत विद्वान है, इस सन्यासी से मिलना। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। कुछ न कुछ तो कारण होगा भावनगर आए। तो एक तो कारण ये दिखता है कि गगा ओझा को मिलने के लिए आए होंगे, और तब उन्होंने ये भावनगर के महाराजा को वहाँ पर उनको मिले। अब ये भावनगर के महाराजा तख्त सिंह जी को मिले, इसका प्रमाण क्या है? हमारे पास तो बहुत प्रमाण है, परंतु ये सब तो नए आए हैं। पर पुराने में हमको स्वामी विवेकानंद लाइफ बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल से एक ही प्रमाण मिलता है कि भावनगर के महाराजा ने, नाम तो वहाँ नहीं लिखा, भावनगर के महाराजा ने कोल्हापुर के महाराजा को इंट्रोडक्शन लेटर दिया था, इतना लिखा है। तो दैट इज़ इनफ। उससे पता लगा कि भावनगर जरूर गए हैं, भावनगर के महाराजा के साथ उनका अच्छा संबंध होगा। भाई लेटर इंट्रोडक्शन कौन देगा? भाई मैं इनको जानता हूँ ऐसा तो लिखेगा, ऐसा तो नहीं लिखेगा। मैं इनको नहीं जानता हूँ ऐसा करके इंट्रोडक्शन लेटर तो कोई लिखेगा नहीं। तो वो जब लिखेगा, तो जब बोलते हैं मैं जानता हूँ, तो जानते हो तभी लिखेगा। इसलिए ये तख्त सिंह जी, भावनगर के महाराजा तख्त सिंह जी, इनके साथ भी इनका इंटरेक्शन हुआ भावनगर में, ये भी होगा। और बाद में एक और प्रमाण मिला हमको कि जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर उस समय के राज गायक थे, उनके साथ उनके घर पर गए, उनके वंशजों को मैं मिल के आया। जिस मकान में स्वामी विवेकानंद वहाँ पर गए थे, रहे थे कि नहीं उसका पूरा प्रमाण नहीं है, पर गए थे अवश्य, ये इनके वंशज लोगों ने बताया।
और इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं, क्यों? वो तो बता रहे हैं कि स्वामी जी यहाँ 2 दिन रहे। पर हमको दूसरा भी प्रमाण मिला कि एक बंगला था, डाक बंगला, जिसमें कि जहाँ पर महाराजा ने उनको रखा था। और एक थ्योरी ऐसी भी कि महाराजा ने उनको कहा कि ये उनका इंट्रोडक्शन करा दिया ये संगीतकार से, और उनको अच्छा लगा तो संगीतकार के घर गए हो, क्वाइट पॉसिबल, परंतु उनके घर विजिट तो किया ही होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये भावनगर में स्वामी विवेकानंद जी गगा ओझा को मिले कि नहीं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। पर गगा ओझा वॉज ए ग्रेट मैन, देर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये स्वामी सच्चिदानंद यही बने। पर इतना याद रखना पड़ेगा, 1891 में इनका देहांत हो गया। पिछले लास्ट 3 महीना वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो 86 साल की उम्र हो गई थी। उस समय के ज़माने में 86 बहुत बड़ी उम्र गिनी जाती थी। आजकल तो सब 80-90 में मरते हैं, उस समय तो 40-30-40 में। देखो ना, एक भावनगर के महाराजा 38 साल की उम्र में मरे, स्वामी विवेकानंद 39 साल भी गए। कितने कितने महाराजा, ये मैसूर के महाराजा 38 साल की उम्र में, तो कितने सारे लोग उस समय उसी छोटी उम्र में ही चले जाते थे। तो बड़ी उम्र में 86 ईयर्स वॉज टू बिग एज, काफ़ी बड़ी उम्र थी उस समय उनकी। तो 86 साल की उम्र में ऑलमोस्ट वो मृत्युशैया पर थे। हो सकता है उनको देखने के लिए गए हों, पर यह जो कहा है इंटरनेट में कि 1892 दिसंबर में उनकी मृत्यु हुई, सरासर गलत है। सभी प्रकार से देखा गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद की जो रिसर्च है, इसके साथ इसका बहुत कनेक्शन है। यह जो हम प्रमाण दे रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद सितंबर महीने में गुजरात आ गए, और रामकृष्ण और लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्ट डिसाइपल्स फर्स्ट वॉल्यूम में ये कहा गया कि स्वामी विवेकानंद सितंबर के 2nd वीक में गुजरात में थे। तो इसका ये उस समय ये जब हम बातें करेंगे तब ये, क्योंकि इसके ये गगा ओझा के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है, उसकी बातें करेंगे। परंतु ये भावनगर गए थे, ये बात पक्की है। तो और भावनगर में जो गए उसमें गगा ओझा को मिले कि नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं। पर गगा ओझा बहुत महान थे, और उनका इस स्वामी सच्चिदानंद उनका नाम था। और स्वामी सच्चिदानंद फिर उसी समय 3 महीने में गुजर जाते हैं, इसलिए क्वाइट पॉसिबल कि वो मृत्युशैया पर थे तो उनको मिलने के लिए गए होंगे, क्योंकि खेतड़ी के महाराजा के साथ उनका संबंध था। और ये गगा ओझा को मिले होंगे, और महाराजा तख्त सिंह जी के साथ उनकी मुलाकात अवश्य हुई होगी। इसलिए क्योंकि लाइफ ऑफ ईस्टर्न वेस्ट डिसाइपल में लिखा है कि महाराज कोल्हापुर के महाराजा पर भावनगर के महाराजा ने परिचय पत्र दिया था। हालांकि इसमें भी एक थोड़ी समस्या ये है कि उस समय जो कोल्हापुर के महाराजा जो थे वो माइनर थे, और महारानी कोल्हापुर की महारानी ही उस समय राज कर रही थी 1891 में। हो सकता है उन्होंने महारानी को पत्र दिया हो, पर ये क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जो तख्त सिंह जी और कोल्हापुर के महाराजा का ये संबंध कैसे हुआ? कहाँ? कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और ये तो यहाँ पर पड़े हैं। पर ये राजकुमार कॉलेज में दोनों एक साथ घनिष्ठ मित्र थे, कोल्हापुर के महाराजा और ये भावनगर के महाराजा। तो दैट मे बी द कनेक्टिंग लिंक। तो जो भी होगा, तो स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से भावनगर आते हैं, और भावनगर में उनके साथ महाराजा तख्त सिंह जी के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। और ये गौरीशंकर जी को मिले पता नहीं, परंतु एक और जो संगीत नायक थे उनके साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। ये सब की बातें हम लोग कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।